हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 8 तक कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएँ। देखते हैं पहला एक्सरसाइज हमारा, ये क्या हो गया, अच्छा फर्स्ट पेज में एक ही है एमसीक्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होता है, एडी इक्वल टू एएस। बिल्कुल, ये तो सही बात है, एडी इक्वल टू एएस ही होता है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता है। ठीक है, ये दिमाग से एकदम उतार देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी नहीं, ओनली ए, फर्स्ट नंबर ही हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर Natural unemployment occur due to shortage of factor of production, time required in adjusting to change in technology, time required in shifting from one job to another job। तो देखिए ये बात तो सही है कि जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए जो ड्यूरेशन होता है उसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या फिर उसका अदर नेम हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और बी नंबर में देखेंगे अगर, तो टाइम रिक्वायर्ड इन एडजस्टिंग द चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के कारण जो चेंजेस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में उसे भी हम बोलेंगे नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि नेचुरल एम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग बोले तो कुल मिला के है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। थर्ड नंबर में देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर ड्यू टू, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, अभी अभी मैंने बताया कि जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब पर आप शिफ्ट करते हैं तो उसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो वेज रेट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा इमोबिलिटी ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर देखेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर ड्यू टू, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है ये भी मैंने बताया था सेकंड नंबर में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, सही बात है। व्हेन फैक्टर अदर देन एडमिन्स आर इन शॉर्टेज। उसके बाद है बोथ ए एंड बी, हाँ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिमांड की कमी कब होती है, टू डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो कब हो जाएगा डिफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिफिशिएंट ऑफ डिमांड है ना, डिमांड की कमी है। तो डिमांड की कमी कब होगी, जब प्राइस ज़्यादा होगा, और जब प्राइस ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर में है डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एट, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो ये होता है एडीएफ माइनस एडीपी। देखिए एडीएफ क्या होता है, एडीएफ मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड इन फुल एम्प्लॉयमेंट, और एडीपी क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड इन प्लान्ड एडी। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिया गया है प्लान्ड एडी करस्पॉन्डिंग टू द अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन, एक्सेस डिमांड कब होता है, डिमांड एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिमांड हमें ज़्यादा दिख रहा है सप्लाई से, है ना, करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तो सप्लाई ज़्यादा है ना, तो ये तो नहीं होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस डिमांड का मतलब जाहिर सी बात है ना कि एडी वहाँ पर ज़्यादा होगा, एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि एएस ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्सेस डिमांड लीड टू, एक्सेस डिमांड के कारण क्या होगा, अब डिमांड ज़्यादा है और क्या है, सप्लाई उसके मुकाबले कम है। तो जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, इसका मतलब इन्फ्लेशनरी गैप, सही बात है। और राइज इन प्राइस, प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो इन्फ्लेशन आया है, तभी तो इन्फ्लेशनरी गैप बना है। और राइज इन एम्प्लॉयमेंट लेबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉल इन एडी, इनके किसके कारण से एडी नहीं फॉल होता है। ठीक है, नॉट बोला है जिसके कारण से एडी नहीं गिरता है। फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके कारण देखिए अब प्राइवेट कंजम्पशन गिरेगा तो एडी इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है ना। फॉल इन एक्सपोर्ट, फॉल इन इम्पोर्ट, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉल इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के कारण में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इम्पोर्ट गिर रहा है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी गिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन एडी। अब एडी किसके कारण से बढ़ता है, तो फॉल इन
imports, increase in investment expenditure, increase in government expenditure, all of these। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर all of these। 11 नंबर में देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, राइज द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या इन्फ्लेशन के कारण में जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो क्या आउटपुट लेवल बढ़ता है? आउटपुट लेवल अगर बढ़ेगा तो फिर प्राइस तो नहीं बढ़ेगा ना, प्राइस कैसे बढ़ जाएगा? जब तक प्राइस नहीं बढ़ेगा तब तक इन्फ्लेशन कहाँ से आएगा? तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जा रहा है ना। आउटपुट क्यों बढ़ेगा? आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ता इसलिए तो प्राइस बढ़ जाता है। डज नॉट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ आउटपुट में किसी तरह के कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, ये भी सही बात है, यानी कि बोथ ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, इफ द लेवल ऑफ एडी इज टू बी रेज्ड इम्प्लीफाई द अपलिफ्ट शिफ्ट इन द एडी कर्व देयर शुड बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है इन एडी टू बी रेज्ड देयर शुड बी। अगर एडी बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी तो एडी बढ़ेगा ना। इंक्रीज इन द ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सही बात है, इनकी बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इज़ नोन एज। यानी कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है गवर्नमेंट की, जिसको वो करेक्ट करती है एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड को जो मार्केट में चल रहा है, उसे जो ठीक करने का प्रोसेस है या फिर कौन सी पॉलिसी वो यूज़ करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बोथ एंड बी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है आरबीआई, है ना, और यहाँ पर बोला गया है आपको गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यूज़ करती है फिजिकल पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी कैन बी यूज टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड। देखिए डेफिसिट डिमांड किसका मतलब क्या है कि एडी हमारा कम है एएस से, है ना। क्या बोला है आपसे? कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी का कौन सा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो डेफिसिट डिमांड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, यानी कि हमें डिमांड को बढ़ाना है, ठीक है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सही बात है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। कट इन टैक्स रेट, जब टैक्स रेट कटेगा तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो लोग डिमांड करेंगे, इससे भी एडी हमारा बढ़ेगा। थर्ड में है कट इन पब्लिक बोरोइंग, अगर उधार बंद होगा तो भी मतलब लोगों के पास है ना पैसा बचेगा, तो इसके कारण से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड, ठीक है, यानी कि डिमांड या तो कम है या तो ज़्यादा है, कैन बी करेक्टेड थ्रू फिजिकल, मॉनेटरी या फिर बोथ। हाँ, तो दोनों ही तरफ से, जैसे कि मैंने बताया आपको, फिजिकल से कौन करती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी से करती है आरबीआई, तो दोनों ही मेथड से जो एक्सेस या फिर डेफिशिएंट डिमांड है उसको करेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विथ अ व्यू टू करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पॉलिसी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप है, फिजिकल पॉलिसी से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सही बात है। चलो देखते हैं। इंक्रीज इन टैक्स, बिल्कुल गवर्नमेंट ही तो टैक्स बढ़ाती है ना, बढ़ाती है घटाती है, जो भी टैक्स पे कंट्रोल है सब गवर्नमेंट का ही है, तो ये ऑप्शन तो सही है। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर तो पब्लिक मतलब ये गवर्नमेंट करेगी ना, आरबीआई तो नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी फिजिकल पॉलिसी का एक क्या है मेजर है ना, कंपोनेंट आप बोल सकते हैं। सी नंबर में है इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, ये बात भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब आपको एक्सेस डिमांड को ठीक करना है, लेकिन आपको पॉलिसी यूज़ करनी है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि कौन यूज़ करता है, तो आरबीआई यूज़ करती है। इंक्रीज इन बैंक रेट, सही है। इंक्रीज इन सीआरआर, ये भी सही है। देखिए जब सीआरआर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जब कैश रिजर्व आप ज़्यादा करेंगे तो आपके पास इन हैंड तो मनी कम होगा ना, जैसे ही हाथ में मनी कम आ जाएगा तो आप जो एक्सेस डिमांड कर रहे थे आप उसे घटा देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। सी नंबर में देखेंगे इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे भी अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो हाथ में कम मनी रहेगा, जिसके कारण से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करेगी जब हमारा डिफ्लेशन रहेगा, यानी कि आरबीआई क्या करेगी, बेसिकली यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ किया जाएगा। तो क्या इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि जब इंक्रीज करेंगे हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट तो हमारा एक्सेस डिमांड घटेगा, है ना। एक्सेस डिमांड, यहाँ तो हमें डिफ्लेशनरी गैप है ना, यानी कि हमें मार्केट में मनी को लाना है,
तो मनी को लाएंगे कैसे, जब हम अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करेंगे, यानी कि जब हम कम मार्जिन अपने पास रखेंगे, सेव रखेंगे, सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक रखेगी, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में कितना वैल्यू आएगा, मार्केट में ज़्यादा मनी फ्लो होगा। जैसे ज़्यादा मनी फ्लो हो जाएगा तो जो हमारा डिफ्लेशनरी गैप है वो हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर सी नंबर में क्या है, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएंगे, देखिए जब आप कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएंगे, कैश CRR आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ रहेगा, बैंक में रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा बैंक में रहेगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा, हाथ में कम पैसा रहेगा तो डिमांड कम होगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी डिफ्लेशन में चल रहा है ना, हमें तो उसे बढ़ाना है मनी दे के, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाता है डिक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 19 नंबर देखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन हाउस होल्ड द गवर्नमेंट इंटेंड टू, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन, ठीक है, जब हमारा टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा तो ऑन द हाउस होल्ड द गवर्नमेंट इंटेंड टू, क्या करेगी गवर्नमेंट, करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन हाउस होल्ड द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू, ये करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि तभी तो वो टैक्स बर्डन को बढ़ाई है ना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट हो गया है हाथों में, मतलब पीपल के पास अब ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए तो टैक्स बढ़ा दिया गया है ताकि ये सारा सिचुएशन को क्या कर सके, करेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वेज रेट स्पाइरल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, जो वेज रेट स्पाइरल है ये किसके लिए है, तो इन्फ्लेशनरी गैप के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है जो कि है फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।